दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर तिवारी आप लोगों के सामने भारत के उस तथाकथित राष्ट्रपिता एवं तथाकथित चाचा जो गुलाब का फूल लगाते थे पेरिस में, लंदन में, जिनके कपड़े धुलने जाते थे, उनका एक बहुत किया हुआ षड्यंत्र जो आज तक इस देश को पीड़ा दे रहा है, उसके बारे में अपने विचार रखने आया हूं। दोस्तों, मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल सामाजिक है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद तो हुआ नहीं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा यहां के लोगों को प्रिंसेस की राज्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उस समय तथाकथित कांग्रेस हुआ करती थी। न वो कांग्रेस है, न वो कांग्रेस के लोग हैं। जितने लोग शहीद हुए, जितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, न उनका नाम देश जानता है, न उन लोगों की कोई पहचान इन कांग्रेसियों ने छोड़ी है। दोस्तों, आप जान करके आश्चर्य होगा कि जब इस देश में प्रधानमंत्री के चयन के लिए इस तथाकथित राष्ट्रपिता के देखरेख में 15 प्रांतीय कमेटियों का गठन किया गया और उन 15 प्रांतीय कमेटियों के द्वारा जो वोट पड़ने थे, उसके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का चयन होना था। आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, ये उनके लिए नहीं है जो विद्वान है, जो पहले से ही भारत के इतिहास को जान रहे हैं, वो जो पढ़ते रहते हैं, वो उन लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, मैं तो उन लोगों से सीखता हूं। मैं कहीं से ज्ञान लेकर के पैदा नहीं हुआ, मैंने सब यहीं सीखा है, आप लोगों से सीखा है। परंतु मेरा उन मित्रों से ये कम से कम जनाने का उद्देश्य है कि दोस्तों, आप लोग जानें कि किस प्रकार से जब 15 कमेटियां बनी, प्रांतीय कमेटियां, और उनके वोट के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन होना था, जब वोट पड़े तो 15 में से 13 वोट सरदार पटेल के पक्ष में आए। एक आचार्य कृपलानी हुआ करते थे, जिनकी अध्यक्षता में यह कमेटी काम कर रही थी, जिनको वोटों को गिनने के लिए दायित्व दिया गया था। एक वोट उनको भी मिला था। एक वोट अज्ञात था, जिसमें किसी का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था। कुल मिलाकर के इस तथाकथित राष्ट्रपिता ने, जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हैं, अगर किसी देश का पिता बेईमान हो जाए, किसी घर का पिता बेईमान हो जाए, तो किस प्रकार से अन्य भाइयों के लिए कष्टदायी हो सकता है। अन्य भाई उसका विरोध चाह करके भी कर नहीं सकते, और करने पर वो इस बात के कोपभाजन होंगे कि ये पिता का द्रोही है, जबकि पिता सरासर अन्याय कर रहा होता है। ये घर में रह रहे उन पिताओं के लिए भी संदेश है, ये राष्ट्र के लिए ही संदेश नहीं है। जो पिता बेईमान हो जाता है, वह भी इसी प्रकार से राष्ट्रपिता गांधी की तरीके से अगर गोली नहीं खाता तो गाली तो जिंदगी भर खाता ही रहता है। दोस्तों, 13 वोट पाने वाले सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बना सका, और गांधी की सम्मति से, गांधी की हठ धर्मिता के साथ, गांधी के दुराग्रह के साथ, गांधी जो सत्याग्रह नहीं करता था, सदैव दुराग्रह करता था, उसने आमरण अनशन करने की ठान के घोषणा करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। और किस प्रकार से नेहरू से लेकर के अब तक, शुरू में जो परंपरा थी कि 3 वर्ष तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद नया अध्यक्ष चुना जाएगा, इन लोगों ने इसको पारिवारिक संपत्ति बना लिया। पारिवारिक एक इनका संगठन बन गया कांग्रेस। सदैव इनके परिवार का ही व्यक्ति इसका वारिस होता है, उसी के द्वारा सब कुछ संचालन होता है, और किसी भी रूप में कोई अन्य व्यक्ति इस परिवार पर काबिज नहीं हो सकता। किस प्रकार से नेहरू से लेकर के इंदिरा और
सोनिया, राजीव, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने लूटा। ये हमारे इस देश का इतिहास दोस्तों। और आज इस देश की सत्ता कांग्रेस के नाम पर एक विदेशी महिला के हाथ में है। एक देशद्रोही चरित्र वाली कांग्रेस पार्टी, जो उस समय से ही देशद्रोह में थी। नेहरू किस तरीके से ब्रिटिश का गुलाम था और किस प्रकार से आज राहुल चीन का दलाल है, अमेरिका में बैठे और विदेशों में बैठे हुए भारत के विरोधियों का दलाल है, उनके गोद में खेलता है, उनके इशारों पर चलता है, उनके इशारे पर बोलता है। दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, विषय लंबा हो जाएगा। संक्षेप में एक बात कहता हूं कि इस देशद्रोही महिला को जिस प्रकार से इस देश की सत्ता पर बैठाया गया, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इंदिरा को जब गोली लगी थी, मैं पहले भी शायद बता चुका होऊंगा कहीं ना कहीं, तो रक्तस्राव हो रहा था और इसी विदेशी महिला ने, जिसका नाम सानिया मिर्जा था या सोनिया था, क्या था पता नहीं, आज तो सोनिया के नाम से जानी जाती है, इसने काफ़ी देर बाद इंदिरा की लाश को वहाँ से, मतलब लाश को नहीं, उसके आहत शरीर को उठवाया और राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जबकि सब लोगों की राय थी कि ऑल इंडिया हॉस्पिटल ले चला जाए। राम मनोहर लोहिया लाया गया अस्पताल, और अस्पताल में लाने के बाद सोनिया ने अपना फैसला बदला कि अब इनको ऑल इंडिया हॉस्पिटल ले चलते हैं। और इस आवाजाही में, एम्बुलेंस में जितना समय खराब हुआ, उसमें अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, और जिसके कारण इंदिरा की मौत हुई। और ये विदेशी महिला इस देश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और आज किस तरीके से ये लोग देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर जानिए कि जिस घर का पिता बेईमान हो जाए, और जिस देश का पिता, जो तथाकथित पिता कहला रहा है आज तक भी, जिसका नामो निशान नहीं है, तब भी इसको कोई समर्थन नहीं था, फिर भी अंग्रेजों का, चूंकि पिट्ठू था, अंग्रेजों का समर्थन था, इसलिए राष्ट्रपिता कहलाया। और इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों की बलियां चढ़ी। जलियांवाला बाग यहां हुआ इसी राष्ट्रपिता के सामने, मगर इसका अंग्रेजियत और अंग्रेजी सरकार के प्रति मोह नहीं भंग हुआ, और अंत में इसने एक अंग्रेजी प्रतिनिधि, उस गुलाब के फूल वाले तथाकथित चाचा जवाहरलाल को इस देश का प्रधानमंत्री बनवा के ही छोड़ा, और इस देश का विभाजन करा ही दिया, जिसकी पीड़ा और दंश हम आज तक झेल रहे हैं। दोस्तों, बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम। आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और भगवान श्री राम के राम राज्य आने के लिए दृढ़ संकल्प रहें, और मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर बलिदान नहीं दिया जाएगा तो यह राष्ट्र पुष्पित और पल्लवित भी नहीं हो पाएगा। जिस किसी राष्ट्र का इतिहास उठा के देख लिया जाए, वहां कुर्बानियां और बलिदानियों का एक श्रृंखला है। दोस्तों, राम राज्य लाने के लिए आप लोग कटिबद्ध रहें, एकजुट होकर के रहें, और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आज हिंदू संगठित रहे। जय हिंद, जय भारत, और इस कांग्रेस रूपी विदेशी शासन से मुक्ति का संकल्प लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।